शुरू से यानी 1947 से और बात करेंगे 1962 की लड़ाई तक की। और जो चचा जान हैं हमारे नेहरू जी, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साहब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े हुए, फिर अपनी लाश बिछा दी। फिर जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, इतने वीर थे, रो उनके लिए। और हम तुम बैठे थे घरों में, हम तुम के अंदर नेता भी आ गए। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आजकल एक चीज चल रही है कि इंडिया चाइना का वार होने वाला है। और दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और 1962 की जो धमकी चाइना देता है कि हमने किस तरीके से हराया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज का जो भारत है वो 1962 का भारत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल चाइना समझ ले। अब हम शुरू करेंगे शुरू से यानी 1947 से और बात करेंगे 1962 की लड़ाई तक की। तो कौन है इसके जिम्मेदार? हालांकि लोग बताते हैं कि क्या सिचुएशन रही थी और जो चचा जान हैं हमारे नेहरू जी, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं 1947 से। दोस्तों इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में और देश की बागडोर जो संभाली थी वो संभाली थी जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू अपने आप को अहिंसावादी कहते थे और वो ये सोचते थे कि हम हैं अहिंसावादी तो अड़ोसी पड़ोसी जो देश है हमारा वो हम पर हमला नहीं करेगा, हमसे उसकी कोई भी रसाकशी नहीं होगी। तो चचा जान आप भूल गए कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो किस हिसाब के हैं। तो ये गलतफहमी नेहरू जी ने अपने दिमाग में पाल रखी थी। उसके बाद बात करेंगे अब चाइना की। चाइना 1949 में दरअसल वहां पर सिविल वार चल रही थी। जो दो गुट थे आपस में लड़ रहे थे, एक था कम्युनिस्ट और दूसरा नेशनलिस्ट। यानी जो नेशनलिस्ट थे वो अपनी तरह अपनी राय रखे हुए थे और जो कम्युनिस्ट थे, आज का जो हमारे पड़ोस में बसा हुआ चाइना है वो कम्युनिस्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और 1949 में ये सिविल वार खत्म हुई तो कम्युनिस्ट उसने बनाया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वही चाइना आज हमारा पड़ोसी देश है। और दोस्तों अगर बात करें असली चाइना की तो वो है ताइवान। तो दोस्तों वो नेशनलिस्ट जो थे, नेशन के लिए लड़ रहे थे, उनको पकड़ाया गया ताइवान। और ताइवान माना जाए तो आज का असली चाइना ताइवान ही है। तो दोस्तों उन्होंने रखा रिपब्लिक चाइना। तो ये इतिहास था चाइना का, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट का। अब बात करेंगे इन सब के चलते यूरोपीय देश थे वो चाइना के खिलाफ थे, क्योंकि चाइना की जो नीति थी वो कम्युनिस्ट थी। तो यूरोपीय देश, अमेरिका जैसे देश, वो इनके खिलाफ थे। तो दोस्तों यूएन में एंट्री नहीं थी चाइना की। और जो हमारा देश था भारत, वो यूएन में था और यूएन में एंट्री कराई जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की। अब वो किस तरीके से कराई आप लोग जान ही सकते हैं कि पहले से ही अहिंसावादी थे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या चापलूसी करी, उसकी वजह से वो अड़े रहे और यूएन में चाइना की एंट्री करवा दी। अब जो भारत का पड़ोसी देश चाइना था वो यूएन में घुस चुका था। अब बात थी एशिया में वीटो पावर किसको दी जाए। तो वीटो पावर को आप समझ लीजिए कि चाइना के पास वीटो पावर है और उसने ही अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को आतंकवादी नहीं साबित किया यूएन में, जिसकी वजह से अजहर महमूद बच गया। और भारत ने कई बार इसका एक वो डाला कि भाई ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो उसके जो एक पावर होती है वीटो पावर, अनुमति ना देने की, वो सिर्फ 5 देशों के पास है। वो 5 देश हैं फ्रांस, अमेरिका, यूके, चाइना और रशिया। तो दोस्तों ये 5 देश हैं वो परमानेंट सदस्य हैं यूएन के और बाकी जो 10 सदस्य हैं वो हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं यूएन में, जिसमें कभी भारत आता है कभी नहीं आता।
तो दोस्तों ये वीटो पावर एशिया में जवाहरलाल नेहरू को ऑप्शन दिया गया था कि ये आप ले लें, क्योंकि उस समय हमारा देश सैन्य, औद्योगिक और आर्थिक रूप से सही था, जिसके मद्देनजर यूएन ने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करी थी कि आप आए एक वीटो पावर के रूप में और पांचवें देश आप बने। लेकिन हमारे चचा जी, जिन्होंने इसको बिल्कुल मना कर दिया और चाइना को आगे कर दिया, यानी चाइना को वीटो पावर दिलाने का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू पर जाता है, क्योंकि वो भाईचारे से जीना चाहते थे, देश को भाईचारे के हिसाब से चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से आप हाल देख रहे हैं आज के भारत का। तो दोस्तों यहां तक तो ठीक था, भाईचारा चलता रहा, हिंदी चीनी भाई भाई रहे। अब बात करेंगे 1949 की। तो दोस्तों जब चाइना बन चुका था, पीपल रिपब्लिक चाइना जब बन चुका था, तो अब भारत के बिल्कुल बगल में था तिब्बत। तिब्बत एक अपना एक अलग टेरिटरी रखता था और ना वो चाइना के साथ था और ना ही इंडिया के साथ। तो चाइना ने कब्जा करने की सोची और उन्होंने अपने सैन्य शक्ति से 1949 में तिब्बत पर हमला कर दिया। तो दोस्तों तिब्बत में मॉन्क होते हैं, यानी दलाई लामा, और उस समय चाइना ने इस पे अपना कब्जा दिखाया, अपना कब्जा बताया। उन्होंने कहा कि ये चाइना का ही हिस्सा है, इतिहास में ये हमारे पास था और हमारे ही लोगों ने इस पे शासन किया। तो इतिहास को दिखाते हुए चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और बाद में जो दलाई लामा 14 यानी 14 जो थे वो भारत में रिफ्यूजी की तरह आकर रहे, जो कि आप लोग जानते ही हैं। दलाई लामा जो कि धर्मशाला में रहते हैं, भारत में धर्मशाला पड़ता है हिमाचल में, तो उनको वहां आना पड़ा। चाइना की सेना ने वहां से उनको रिफ्यूजी करार दिया। तो दोस्तों इसके चलते अब चाइना ने जो अपना बॉर्डर था वो दोस्तों बिल्कुल नजदीक पहुंचा लिया था भारत के, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में तिब्बत हुआ करता था। एक बीच में बहुत बड़ा वो था, ब्रेक था इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत। तो अब जब तिब्बत उनके पास चला गया तो अब भारत और चाइना का बॉर्डर बिल्कुल सट गया। और चाइना की एक आदत है कि वो अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं आसपास के, वहां पर वो अपना कब्जा जताता है और 200, 400, 300 किलोमीटर हड़पने की सोचता है। तो वो 2-2 किलोमीटर करके हर साल हड़पता ही रहता है अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन, अपना अधिकार जताता है उस जमीन पर। तो दोस्तों ये यहां तक तो कहानी ठीक थी और हम लोग भी शांति से थे। लेकिन अब धीरे धीरे बात ये होने लगी कि अरुणाचल प्रदेश, यानी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जिसको उस टाइम का नीफा कहा जाता था, अब वो और हमारे करीब आ रहा था और अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत की तरह ही हड़पना चाहता था। तो एक वो स्थिति बन गई थी और जवाहरलाल नेहरू उस समय यही राग लापते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो दोस्तों उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे 1962 में, वो थे कृष्ण मेनन। और बात करें सेना प्रमुख की तो वो थे जनरल KS थिमैया। तो थिमैया जी ने जाकर के कृष्ण मेनन को बताया कि ये स्थिति बॉर्डर पर चल रही है तो हमें सजग रहना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण मेनन किसी की भी नहीं सुनते थे, वो अपने ही पता नहीं किस गुरूर में रहते थे और उन्होंने सिरे से नकार दिया इस चीज को कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर सेना प्रमुख थिमैया डायरेक्ट नेहरू जी से मिलते हैं और इस बॉर्डर के हालात की बारे में जानकारी उनको देते हैं। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सेना प्रमुख को पहले कृष्ण मेनन यानी रक्षा मंत्री के पास जाना होगा, फिर रक्षा मंत्री ही प्रधानमंत्री के पास आएगा। तो इस हालात पर थिमैया जी ने इस्तीफा दे दिया था और ये एक कारण था क्योंकि थिमैया जी को पहले से ही जानकारी हो गई थी कि कुछ न कुछ बड़ी हलचल हो रही है चाइना की तरफ से। लेकिन हमारे जो नेता थे उन्होंने आंख में पट्टी बांध रखी थी, जाने क्या क्या प्रोटोकॉल बना रखे थे। तो दोस्तों चचा की सबसे बड़ी गलती, नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती यही हुई और चाइना ने अपना
जो था हिसाब किताब कर लिया था हमले का। तो दोस्तों 1962 शुरू हुआ और 1962 के 20 अक्टूबर को चाइना ने दोनों तरफ से हमला कर दिया, अक्साई चीन की तरफ से भी और अरुणाचल प्रदेश उस समय का नीफा कहलाता था, तो उस जगह से भी उन्होंने हमला शुरू कर दिया। यानी पहाड़ी से उनको उतरना था, क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश का एक बॉर्डर है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। वो अंग्रेजों ने उसको बता दिया था कि इससे इधर जो है वो भारत है और उससे उधर चाइना है। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने तरफ खींचना चाहता है और इसलिए उसने 1962 से वहां से भी हमला किया और वो 60 किलोमीटर अंदर तक आ गया सिर्फ 4 दिन में। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि उनकी तैयारी किस तरीके से थी। और जो हमारे जो सेना प्रमुख थे वो तो इस्तीफे के तरफ थे, इस्तीफा देने की कगार पर थे हमारे नेताओं के चलते, क्योंकि जानकारी अब हाथ पांव फूलना लाजमी था नेहरू जी का कि भाई उन्होंने 60 किलोमीटर 4 दिन के अंदर आ गए और एक आसाम तक पहुंच गए। तेजपुर एक जगह है जहां तक वो पहुंच गए थे और अबड़ा तबड़ी में वहां के जो बैंक थे, एसबीआई जो बैंक हुआ करता था दोस्तों, उन्होंने भारत की करेंसी तक वहां पर जला दी, सिक्कों को नदी में फेंक दिया ताकि करेंसी जो है वो इनके हाथ न लग सके। और दोस्तों जब 60 किलोमीटर तक वो आ चुके थे, उसके बाद जो स्थिति बनी, फिर बातचीत होने की, जो चाइना से और इंडिया की बात हुई, नेहरू के हाथ पैर फूल ही चुके थे, उन्होंने मदद भी मांगी अमेरिका से। तो दोस्तों अमेरिका और रशिया का उस टाइम कुछ न कुछ पंगा चल रहा था न्यूक्लियर को लेकर के, तो वो दोनों वहां पर बिजी थे, इसलिए मदद आना काफी टाइम लग जाता। और इधर चाइना को खबर लग चुकी थी कि अमेरिका से उन्होंने मदद मांग ली है और ज्यादा देर तक इस लड़ाई को खींचा नहीं जा सकता। तो एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिया पे कब्जा कर लिया था। हार का कारण यही नेता लोग थे, क्योंकि इन्होंने सेना की बात नहीं मानी थी और सेना की जो चीजें थी वो उपलब्ध थी ही नहीं, क्योंकि रक्षा का बजट 305 करोड़ था जो कि बहुत कम था उस टाइम पर भी। तो दोस्तों लड़ाई के नाम पर हमारे पास हथियार थे, 303 की गने थी और ना कोई सर्दी के कपड़े थे, क्योंकि जो एल्टीट्यूड था वो लगभग 14,000 से 17,000 की फीट की ऊंचाई पर लड़ना था। सर्दियों के कपड़े नहीं थे हमारे सैनिकों के पास, सड़कें नहीं थी, सप्लाई की कमी थी, सप्लाई पहुंचने में महीनों लग जाते थे वहां पर। तो पूरी तैयारी थी ही नहीं, और अगर सेना की बात मान ली होती नेताओं ने तो हमारे पास सप्लाई भी होती और सैनिक भी होते और चाइना की हिम्मत भी नहीं होती। उसी समय 1962 में उनको खदेड़ देते। तो दोस्तों ये कमियां थी उस टाइम जो नेताओं से हुई, लेकिन आज का भारत पूरी तरीके से सक्षम है, चाहे वो नेता हो। आज का जो नेता है हमारे देश का, वो सेना की बातों को मानता है और डायरेक्ट बात भी करता है। और दूसरी चीज, सप्लाई के मामले में, बजट के मामले में आज का भारत पूरी तरीके से सक्षम है। तो चाइना अगर इस फिराक में बैठा है, इस सपने में बैठा है कि हम 1962 की तरह भारत को धूल चटा देंगे, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयार है हमले के लिए। किसी भी तरीके का हमला होता है तो भारत पूरी तरीके से सक्षम है। 1962 में अगर हवाई युद्ध हो जाता तो भारत की जीत निश्चित थी, लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी इस हवाई जो हमले थे उसको रोक दिया, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया कि अगर चाइना ने हमला कर दिया तो भारत में कई जगह पर हमला कर सकता है। लेकिन यही डर हमारी हार का कारण हुआ। तो दोस्तों भारत उस टाइम नहीं हारा था। अगर भारत पूरी तैयारी से होता, इन नेताओं के चक्करों में न होता, तो भारत उस टाइम भी विजेता ही होता। तो और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।